नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी का ही सीएम बनेगा, जिस पर पीएम मोदी की मोहर लग चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की बाजी जीत ली है। एकनाथ शिंदे ने आज सुबह मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया, जिससे नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अब एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी जा सकती है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और वो 5 साल तक पद पर बना रहेगा, यानी बीजेपी सीएम पद पर किसी भी पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगी। अजीत पवार का समर्थन मिलने के बाद सीएम पद पर मचा संघर्ष खत्म हो गया है। वहीं शरद पवार और उद्धव के खेमों में भगदड़ मच चुकी है। उद्धव के ज्यादातर विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं। यही हाल अजीत पवार का है। उनसे मिलने के लिए शरद गुट के नेता वक्त मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है। तो कैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने जीती सीएम पद की बाजी? क्या एकनाथ शिंदे को मंजूर होगा डिप्टी सीएम का पद? और महायुति की नई सरकार में क्या होगा अजीत पवार का रोल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फडणवीस ने एक बड़ी बाजी जीती है, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या डिप्टी सीएम के लिए राजी होंगे? देखिए, जो नतीजे हैं, नतीजों से बिल्कुल साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ही मेन प्लेयर है, मेन मूवर है। और इतना प्रचंड बहुमत लेकर के आने के पीछे ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके कार्यकर्ता, उनका ही पूरा कमाल है। तो ये तो बात आप समझ लीजिए कि पिछली बार जब सरकार बनी उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन दिल्ली से फैसला हुआ और उनको कहा गया कि भाई आप डिप्टी सीएम बने। अब वापस नतीजा पिछली बार से भी बेहतर है। तो भारतीय जनता पार्टी वो इतनी सीटें लाई है अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या शिंदे को बनाने के लिए मुख्यमंत्री, वो तो लोगों के दिमागी कसरत जो है वो तेज हो गए थे कि शिंदे ने बगावत कर दी। यहां 2.5 साल का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। शिंदे ने दावा ठोक दिया। क्यों बेचारे के नाम को बदनाम किया जा रहा है? न उन्होंने दावा ठोका, ना अजीत पवार ने कुछ कहा। यह फैसला पहले से ही था कि भाई जो कुछ भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कहेंगे उसको अक्षर से पालन किया जाएगा। और यह बात पहले से ही क्लियर था कि यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री रूप में बने रहेंगे। चुनाव नतीजों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करने की आदत हो गई। मैं थ्योरी देख रहा था, कोई कह रहा था कि देखिए ये बीजेपी की मजबूरी है कि शिंदे को बनाए। क्यों? क्योंकि बीएमसी का चुनाव है। अगर शिंदे नहीं बना, बीजेपी वाले फिर से बन गए तो उद्धव ठाकरे फिर से जीवित हो जाएंगे। अरे भाई, कौन जीवित होगा, कौन मरेगा, कौन आईसीयू में जाएगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज का कंसर्न नहीं होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि वो चुनाव जीते और उसका मुख्यमंत्री हो। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस सारी चीज़ों में, चाहे आप देखिए इतने सारे लोग लड़े, बिना भारतीय जनता पार्टी के क्या शरद पवार के से अलग होकर के अजीत पवार इतनी सीटें ले लिए होते? नहीं ले लिए होते। शिंदे क्या इतना प्रचंड बहुमत लेकर के आते? नहीं लेकर के आते। तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था शुरू से ही कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और वो बन रहे हैं। तो फडणवीस जो हैं वो सीएम बन रहे हैं क्योंकि संघ का भी उनको साथ मिला है और ये कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट है देवेंद्र फडणवीस के लिए। लेकिन सरकार में अजीत पवार का क्या रोल होगा? अजीत पवार का रोल जो पहले था वो अभी होगा, क्योंकि अजीत पवार को लगता है कि एकनाथ शिंदे से ज्यादा बेहतर संबंध उनका देवेंद्र फडणवीस के साथ है। वो पहले से ही तय है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों की दोस्ती है, पहले से बॉन्डिंग है। 2019 में जब उद्धव ठाकरे पलटी मारे थे तो उस समय भी देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार आए थे। भले ही उस समय शरद पवार की एक भूमिका थी। शरद पवार क्या चाहते थे? शरद पवार ये चाहते थे कि एक साथ भारतीय जनता पार्टी
और अजीत पवार दोनों को निपटा दें। इसलिए उन्होंने बैक डोर नेगोशिएशन तो किया, अजीत पवार को आगे बढ़ा दिया, अजीत पवार के साथ फडणवीस को भी आगे बढ़ा दिया कि आप दोनों मिलकर सरकार बनाओ, डिप्टी सीएम इसे बना दो, हम बैक से सपोर्ट करते रहेंगे, हम कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी मर्जी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करने की। लेकिन ये उनके दिमाग में चल रहा था उस समय कि एक साथ दोनों को ह्यूमिलिएट करना है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगेगा कि देखो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में कैसे पार्टी तोड़ रही है, शरद पवार का समर्थन ले रही है और समर्थन मिलेगा भी, हम तो ये मांग कर बैठे हैं। अजीत पवार के खिलाफ उनका जो सोचना था कि शरद पवार तो जानते थे कि कोई भी विधायक अजीत पवार के साथ अभी नहीं है, वो तो पहले से पूरा समीकरण बिठा कर रखे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ह्यूमिलिएट होगी। दूसरे तरफ अजीत पवार उस समय से ये सोच रहे थे कि जैसे शरद पवार धीरे धीरे सुप्रिया सुले के लिए बैटिंग कर रहे हैं, अब उनको पच नहीं रहा है कि पूरे महाराष्ट्र के संगठन पर अजीत पवार कैसे काबिज होके बैठे रहते हैं एनसीपी के अंदर। तो इसलिए उन्होंने एक साथ दो लोगों को, यानी अजीत पवार को भी ह्यूमिलिएट कर दिया कि हम ही बॉस हैं, अभी अजीत पवार की कोई भूमिका नहीं है, वो चाहे भी तो हमारी पार्टी को लेकर उधर नहीं जा सकता। उसी समय से तो अजीत पवार उनसे चिढ़े हुए थे और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस बाद में भी अजीत पवार के बारे में एक शब्द नहीं बोला कि कैसे हमारे सरकार बनाने की उन्होंने कोशिश की। ये चुनाव से पहले कुछ बातें खुलकर आई कि शरद पवार भी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने नेगोशिएशन करवाया था, वो भी इसके लिए सहमत थे। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के लिए और अजीत पवार की भूमिका है। अजीत पवार चाहते हैं फडणवीस मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे से उनकी बहुत बेहतर बॉन्डिंग नहीं है और पिछली सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी के कारण थे, क्योंकि शिवसेना के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया था अजीत पवार के मंत्रियों को। अंदर बैठक में ही उन्होंने कह दिया था कि नहीं नहीं, अजीत पवार के कोई मंत्री यहां पर नहीं होगा, जिसके कारण बैठक से ये लोग बाहर भी गए थे। देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से शिकायत की और इन लोगों ने कहा कि अभी आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, चुनाव तक इंतजार कीजिए, चुनाव के बाद सबकी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी कि कौन क्या करेगा, किसके साथ कैसे रहेगा। तो अभी अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो अजीत पवार के लिए बेहतर होगा कोऑर्डिनेशन बनाना, सरकार के साथ आगे बढ़ना, अपने क्षेत्रों में परियोजनाएं लेना, फंड लेना और अपने लोगों को, जो उनके लोग हैं, उनको मंत्रालयों तक पहुंचाना कि कौन से पोर्टफोलियो उनको मिलना चाहिए। इसलिए बॉन्डिंग दोनों में बहुत बेहतर है। और एकनाथ शिंदे की जहां तक बात है, वो चाह तो रहे थे, लेकिन चाहत के अंदर भी उनके अंदर यह बात तो कंफ्यूजन में था, क्योंकि उनके पार्टी के नेताओं ने ही उन्हें बोला कि देखो आप सीएम अगर बन भी गए रिजिड होके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा लिबरल रुख अपनाती है अपने सहयोगी पार्टियों के खिलाफ, लेकिन अगर लिबरल रुख अपनाते हुए आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक है, मतलब पूर्ण बहुमत से केवल 13 विधायक कम है। 13 विधायक तो शिवसेना यूबीटी के तैयार बैठे हैं कि इधर चले आएंगे। हो सकता है कि अगर उद्धव ठाकरे को बुद्धि फिर से खुल जाए और वो कह दे नहीं नहीं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, भाई हम 20 विधायकों के साथ आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो क्या करेंगे। और अगर बाय द वे कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन जाए तो भी एक बहुत कमजोर लिपलिपे मुख्यमंत्री साबित होंगे। पूरे महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा होगी 57 सीट वाला मुख्यमंत्री और 132 सीट वाला डिप्टी सीएम। तो इसलिए लगभग ये चीजें मान ली गई और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का कहना है कि एकनाथ शिंदे खुद ही प्रपोज करे देवेंद्र फडणवीस का नाम, ताकि महायुति के अंदर वो कंफ्यूजन न रहे किसी तरह से और बाहर में इसका प्रदर्शन न हो कि हम लोग आपस में कोई झगड़ा कर रहे हैं। तो महायुति में संघर्ष पूरी तरह से समाप्त है, तो लेकिन यहां पर अगर मंत्रालयों का बंटवारा होता है तो क्या इसी तरह की माथापच्ची या एक और चुनौती का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा? देखिए, ये तब सवाल खड़े होते हैं जब कोई नई सरकार आती है जी, गठबंधन बनता है, नई सरकार किसी के पास कोई लोग बना रहे हैं, तो उसमें किसको क्या दिया जाए नहीं दिया जाए। जैसे पीछा था वो मोस्ट ऑफ द मंत्रालय जो कंटिन्यू कर रहे थे जिन जिन पार्टियों के और जो नेता जो चुन करके आए हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो वैसा ही रहेगा। मतलब बीजेपी की भागीदारी तो इस बार ज्यादा रहेगी। बीजेपी की भागीदारी मंत्रालय में पहले भी ज्यादा थी, वो तो ज्यादा थी। अब अजीत पवार की बात की तो अजीत पवार को तो वित्त मंत्रालय मिला हुआ था जी, वो फिर से वित्त मंत्री बन जाएंगे। वित्त मंत्री
डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अगर आप हैं, यू आर नो लेस देन अ चीफ मिनिस्टर। बाकी तो आप ये समझिए कि ये सारा ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सारे लोगों को एडजस्ट करने में बड़े ही कायदे से, आप ये देखिए कि सरकार 2.5 साल चली, कहीं कोई कंफ्यूजन नजर आया? ये आपस में खुटपुट लड़ाई लड़े जरूर, लेकिन लीडरशिप के स्तर पे दिल्ली में सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए गए। अब आप ये भी देखिए, अगर शिंदे वो कहते कि भाई हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, हम नाम प्रपोज कर देंगे, लेकिन अब एक बार हम सीएम बन गए हैं तो अब डिप्टी सीएम बनना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, तो उनके पास भी ऑप्शन है। अमित शाह कहेंगे कि बस ठीक है, आप अपने लोगों को वहां मंत्रिमंडल में शामिल कराइए, आप दिल्ली आ जाइए। तो ये तो खुला रास्ता है। देखिए दिक्कत कब होती है, जब आपके पास किसी लीडर को एडजस्ट करने के लिए रास्ते नहीं होते हैं, रास्ता आपके पास सिस्टम नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़्यादा सीट ही आ गया है, शिंदे तो ये खुद डर रहे होंगे कि भाई हमारी पार्टी के अंदर 20-20 भारतीय जनता पार्टी के लीडर चुन करके आए हैं, वो आप बात भी करोगे वो घूम के उधर चले जाएंगे, तो फिर अब क्या कर लोगे? ये बात समझिए कि ये एक बरगद का पेड़ है भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो तमाम तरह के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो दिल्ली के कुछ पत्रकार जो वो दिमागी कसरत कि जैसे पिछली बार जब लोकसभा के नतीजे आ गए थे तो कैसे आंखें टेढ़ी टेढ़ी करके सब लोग थ्योरी दे रहे थे, यही कोई तमाम ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल यूट्यूबर कि देखिए शर्तें रख दी गई है, 8 मिनिस्टर मांग रहे हैं नायडू, 8 मिनिस्टर मांगा, डिप्टी सीएम मांग रहे हैं नीतीश कुमार। भाई सबको जितना था उतना दे दिया गया। अभी ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल बंद है, बस विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े जगह की तैयारी की जा रही है। एक बार थोड़ा सेटल डाउन हो जाए और वानखेड़े स्टेडियम में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री भी जाएंगे, और इसलिए ये सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी पिछली सरकार में जो जिन पार्टियों के पास जो मंत्रालय थे वो ऑलमोस्ट वही रहेंगे, 1-2 चेंजेस जो है वो हो सकते तो हो सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, और इसलिए भी बनेंगे, आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत जी का सीधा कह देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का बयान खबरों में नहीं आता कि भाई किसको बनाया जाए नहीं बनाया जाए, लेकिन जिस हिसाब से बिल्कुल ही अलग अलग चेहरे को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वो ऑप्शन भी दिल्ली के पास अभी बंद है, क्योंकि संघ ये चाह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही वहां पे मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठना चाहिए। चलिए, फडणवीस के हाथों में है महाराष्ट्र की कमान, लेकिन बड़े जश्न की तैयारी भी है। लेकिन मातोश्री हो या शरद पवार का खेमा हो, एक मायूसी छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है। क्या यहाँ पर महायुति की जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तरह से भगदड़ मची हुई है अघाड़ी में? देखिए, संख्या बढ़ाने की जरूरत है कहाँ? संख्या बढ़ाने की जरूरत तब होती है जब आप सरकार बनाने की स्थिति में हो और बीच में कुछ समस्याएं पैदा हो जाए। जैसे इन लोगों ने उस समय कोशिश की थी जब एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और संजय राउत आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो उस समय सीजेआई थे उन्होंने हमें हरा दिया है। क्यों? क्योंकि उस समय अगर शिंदे की सदस्यता खत्म करवा देते, इनकी सरकार गिर जाती तो हमारी जीत हो जाती है, उसके बाद हम लोग चुनाव मैनेज कर लेते। ये इनकी सोच है। भाई, जिस पार्टी के टूटने पर सबसे ज्यादा विधायक 40 विधायक शिंदे के साथ और तुम्हारे साथ 16 विधायक, तो 16 वाले की सदस्यता रद्द होगी या 40 वाले की रद्द होगी? भले ही ये स्थितियां थी उस समय कि इसीलिए अजीत पवार को लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शिंदे की सदस्यता उनके विधायकों के सहित कटघरे में खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। अभी क्या स्थिति है? अभी जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक है। इन दोनों सहयोगी पार्टियों को छोड़ भी दे तो ऐसे में शरद पवार की पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, इनके विधायक जाने के लिए तो भरपूर तैयारी करेंगे कि अगर ये लोग अपने
फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, अगर शरद पवार रोहित पवार को आगे बढ़ाते हैं, उद्धव ठाकरे पूरे विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाने के लिए आदित्य ठाकरे को आगे कर देते हैं, जिसके पास अभी अनुभव भी नहीं है, तो वो लोग तो चाहेंगे कि सरकार के साथ रहें, कुछ पोस्ट मिल जाए, पद मिल जाए, अपने लोगों के लिए फंड मिल जाए, काम करने का तरीका हो। और वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट गार्जियन मिनिस्टर होता है महाराष्ट्र के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी जाती है। वो अगर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके लिए 48-50 विधायक चाहिए। तो ये सारी वहां पर स्थितियां रहती है, कमेटी है, अलग अलग जगहों पर एडजस्ट किया जाता है। तो ये लोग तो चाहेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों इन लोगों को अपने साथ ले, क्यों इन लोगों को अपने साथ लेकर और इनके नेगोशिएशन का भागीदार बने? जब ऐसी जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, लेकिन ये लोग बैकअप प्लान में हैं। शिवसेना में परेशानी है यूबीटी के अंदर, और ये आपस में ही लड़ रहे हैं इस बात को लेकर। शरद पवार हार से बौखलाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं कि देखिए भाई, कंफ्यूज कर दिया उसने। अब कंफ्यूज सिंबल से होता है, तो कंफ्यूज सिंबल से हुआ था तो लोकसभा चुनाव के समय तो आपने नहीं कहा था कि अजीत पवार भ्रम पैदा कर दिए लोगों के बीच। तो ये स्थिति इन लोगों के साथ है, लेकिन अभी महायुति की सरकार बनेगी और ये लोग इसी फ्रस्ट्रेशन में अपनी पार्टी को डुबोएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी को लेकर बीजेपी शानदार जश्न की तैयारी में, वहीं एकनाथ शिंदे के घर पर भी समर्थकों की टोलियां जश्न मना रही हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर मातम पसरा है, वहीं शरद पवार और कांग्रेस अपने अपने नेताओं को एकजुट करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा कहीं विपक्ष मुक्त ना हो जाए। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।